दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर जी की ज्ञान में। और आज जो है सो दोस्तों हम जो है सो आपको कैप्सूल अरिहंत पब्लिकेशन के जो है उनसे गांधी जी के विषय में, गांधी युग जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय था उनके बारे में क्विक रिवीजन करवाएंगे। और इन किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल वाला या +2 लेवल वाला, या एईडीयू का एग्ज़ाम हो या बीएसओ का एग्ज़ाम हो, बिहार की किसी भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन तो इससे देखने को ज़रूरी मिलेंगे। लेकिन ये क्विक रिवीजन आपको, इससे ज़्यादा आपको किसी भी मटेरियल से नहीं पढ़ना है, ना कोई कोचिंग मटेरियल आपको चाहिए। बस इस वीडियो को आप कम से कम 3 से 4 बार देख लीजिएगा, तो आपको जितने भी गांधी युग के सवाल हैं वो बनेंगे और कुछ नए कंटेंट भी मिलेंगे। ये आप पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम गांधी जी के संक्षिप्त विषय के बारे में संक्षिप्त चर्चा जानते हैं। गांधी जी का जन्म जो है सो 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी, और माता का नाम पुतलीबाई, और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो अब ये कन्फ्यूज़न ना हो, इसी कारण जो हम लोग जिस शादी करके लाते हैं उसमें अपना टाइटल जोड़ते हैं। तो आप याद रखिएगा कि पत्नी कस्तूरबा गांधी थी और माता पुतलीबाई थी, और फिर मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है इनका। तो ये करमचंद गांधी के पिता का टाइटल था। तो यहाँ तक ये कन्फ्यूजन है। ये वकालत कहाँ से किए थे? तो इंग्लैंड से किए थे। तो इंग्लैंड से अगर कोई वकालत की पढ़ाई पढ़ता है तो उसे बैरिस्टर की पढ़ाई भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में डाल दिया कि गांधी जी ने बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ से की थी? इंग्लैंड से की थी। और जब हम लोग यहाँ पे अपने भारत में पढ़ते हैं तो उसे हम लोग जो है सो क्या नाम देते हैं? वकालत या एडवोकेट जो हम लोग बोलते हैं वो होता है। दक्षिण अफ्रीका आगमन हुआ था इनका 1893 में। आप लोगों जानते हैं कि दादा अब्दुल्ला सेठ के आग्रह पर ये उनके जो है व्यापारिक मुकदमे लड़ने के लिए, चूँकि ये बैरिस्टर थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। और इनका अपमानित घटना जो हुआ दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पे हुआ था? तो पीटर मरिट्सबर्ग, ये जो है सो दक्षिण अफ्रीका में एक स्टेशन था जहाँ पर ट्रेन में जब ये इन्हें जो है सो मतलब फर्स्ट क्लास से सेकेंड क्लास में, मतलब रंग भेद की नीति के खिलाफ इन्हें जो है सो ट्रेन से दूसरी जगह पे कर दिया गया था। वहीं पे इन्होंने नटाल कांग्रेस, अब ये अपमानित होने के तुरंत बाद नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में, अब 93 में अफ्रीका गए हैं और 94 में गांधी जी द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। ये आप लोग देखिएगा। अब आप क्वेश्चन बार बार आता है कि जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस किस आश्रम की स्थापना किया था? तो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जो है 1906 में हुआ था। गांधी जी के द्वारा टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1906 में कहाँ? अफ्रीका में किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की गई थी। तो आप देखिएगा कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो दो गांधी जी के जो आश्रम थे, टॉल्स्टॉय आश्रम थे जिसका स्थापना 1906 में हुआ था, और फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुआ था। और जब ये भारत आ गए थे तो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे 1916 में। कहीं कि ये दोस्तों 1915 मिलता है, लेकिन आप 1916 ही मान के इसको चलिएगा। चलिए 1916 हो गया था। अब इनका जो है ये एक दार्शनिक थे, बुद्धिजीवी थे। तो ये जो है सो बहुत सारे पत्रिका भी निकाले थे। तो अब देखिए, तो अफ्रीका दक्षिण इंडियन का ओपिनियन क्या है? तो ये कहाँ से था? दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था। यंग इंडिया जो है ये भारत में इनका प्रकाशित हुआ था। हरिजन जो है सो भारत में प्रकाशित हुआ था। अब देखिएगा, भारतीय महिला संघ की स्थापना 1917 में हुआ था। उनमें गांधी जी का एक अहम योगदान था। गांधी जी चाहते थे, गांधी जी अब जो है सो भारतीय महिलाओं को एक मुख्य विचारधारा में और स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ लाना चाहते थे। तो जब 1917 में जो एनी बेसेंट और मार्गरेट स्ट्रेंजर, ये दोनों के द्वारा जब भारतीय महिला संघ की स्थापना किया गया था तो गांधी जी ने इन्हें सहयोग दिया था। तो दोस्तों ये था गांधी जी का कुछ परिचय। उसके बाद हम अब अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। तो गांधी युग जो है 1915 से 1947 तक के कहा जाता है। जब गांधी जी जब यहाँ से आ गए, गांधी जी जब भारत आए और 1947 जब तक देश आज़ाद हुआ तब तक के युग को क्या कहा जाता है? तो गांधी युग कहा जाता है। ये आप कंफर्म हो गए। अब आता है कि गांधी युग कहा जाता है। गांधी जी का भारत आगमन हुआ था, वो हुआ था 9 जनवरी 1915 को। और जिस दिन ये आए थे उसी दिन के उपलक्ष्य में ही हम लोग जो है सो भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का 2025 का जो भारतीय प्रवासी दिवस है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। और कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे। अब देखिए, इनका विचारधारा का जो है वो साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा,
साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा का विकास गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये किसी भी एग्जाम में आपको पूछ दे कि गांधी के जो विचार थे वो किनका मिश्रण था, तो साम्यवादी और समाजवादी दोनों विचारधाराओं का मिश्रण था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। जब ये भारत आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इन्हें कहा था तुम 1 वर्ष तक अपने मुंह को बंद रखो और कान को खुले रखो और सुनो, सभी के विचारों को सुनो। तो ये जो ज्ञान इनको दिए थे, इन्हीं कारण उन्हें राजनीतिक गुरु कहा जाता है। और गांधी जी ब्रिटिश भारत का भ्रमण 1 वर्ष तक किए थे। 1615 में आए थे और 16 तक जो है पूरे भारत का भ्रमण किए थे। इन्हें 1915 में जो है केसर हिंद की उपाधि दिया गया। क्यों दिया गया? कारण क्या था? तो कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार का इन्होंने सहयोग किया था, इसी कारण इन्हें केसर हिंद की उपाधि दिया था। अब आते हैं कि जो गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, गांधी जी के जो हम भारत आंदोलन देखते हैं तो सबसे पहला जो आता है वो आता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण जो है सो बिहार में है और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भारत में जो है सो इन्होंने चंपारण में ही किया है। चंपारण आने का आमंत्रण जो है इन्हें राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। और चंपारण में जो इनके सहयोगी थे, जो बिहार से रिलेटेड नेता थे, आप पढ़िएगा जब बिहार हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि ब्रजकिशोर प्रसाद बिहार के नेता थे, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी और CF एंड्रूज। तो चंपारण सत्याग्रह के साथ किस कौन जो अंग्रेज गांधी जी के साथ थे, तो आप क्षमा चाहते हैं दोस्तों, तो CF एंड्रूज जो है सो गांधी जी के साथ थे। चलिए, CF एंड्रूज गांधी जी के साथ थे, इसी कारण ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। अब आते हैं कि सत्याग्रह का जो विरोध किया था, विरोध किनके द्वारा किया गया था? तो विरोध जो किया गया था वो MG इडंगा के द्वारा किया गया था। MG इडंगा जानते थे कि तीनकठिया प्रणाली जो चंपारण में तीनकठिया प्रणाली थी और तीनकठिया प्रणाली के का जो इनका कहना था कि ये मिट्टी की उर्वरता के लिए जो है सो जरूरी है। तो MG इडंगा जो है सो एक मतलब बोलते हैं कि एक मतलब नहीं बोलते हैं, कृषि वैज्ञानिक थे, इसी कारण इन्होंने गांधी जी का विरोध किया था। और कोई गांधी के इनके विचार के विरोध नहीं थे, ये विरोधी नहीं थे। महात्मा की उपाधि इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया था। अब आते हैं कि इनसे आगे थोड़ा सा हम लोग जाते हैं तो गिरमिटिया प्रथा क्या था? तो गिरमिटिया प्रथा जो था ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारतीय मजदूरों को विदेश में ले जाकर वहाँ पे अमानवीय कार्य कराया जाता था, जिसे गिरमिटिया प्रथा कहा जाता था। महात्मा गांधी द्वारा इसके विरुद्ध आंदोलन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में ही, और 1917 में भी इस प्रथा की जो है सो समाप्ति हो गई थी। तो अब पूछ देगा आपको एग्जाम में कि किस वर्ष जो है सो गिरमिटिया प्रथा की समाप्ति हुई थी? तो वर्ष 1917 में। और इनका विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी आप रखिए, गांधी जी द्वारा किया गया था। गांधी जी द्वारा ही जो है सो अहमदाबाद में सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है वो आपको सीधे आता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन 1918 में हुआ था। गांधी जी को विश्व मतलब ख्याति मिल चुकी थी 1917 तक में, जब चंपारण सत्याग्रह था। और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था। मिल मजदूर में अहमदाबाद सूती मिल विवाद को लेकर हुआ था। प्लेग का बोनस जो है सो मजदूरों को नहीं मिला था। और देखिए ये यूनिक, हम बोले थे ना कुछ क्वेश्चन यूनिक आएगा। तो मिल मालिक, अभी तक में कोई भी बुक में आप लोगों ने मिल मालिक का नाम नहीं देखा। उस मिल मालिक, अहमदाबाद जो मिल था उसका अंबालाल साराभाई था। और उनकी अंबालाल साराभाई का जो बहन था अनुसुईया बहन, ये महात्मा गांधी की सहयोगी हो गई थी। समझिए कि महात्मा गांधी का एक विचार देखिए, और देखिए जो बोलते हैं कि जिसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं उनकी बहन अनुसुईया बाई जो है सो ये जो महात्मा गांधी की सहयोगी हो गई थी और अंबालाल साराभाई के विरोध में आंदोलन चल रहा था। अब आते हैं अगला पॉइंट में हम लोग, जो प्रथम बार गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल का जो प्रयोग किया गया था, ये आपको अहमदाबाद। तो प्रथम बार गांधी जी द्वारा जो भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था, 35% जो है सो बोनस श्रमिकों को जो है सो मिल चुका था। तो ये आपको देगा कि भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किया गया था। चलिए यहाँ तक हो गया। और उसके बाद जो है सो ये 35% बोनस दिया गया था और उसके बाद ये जो है सो विवाद की समाप्ति हो गई थी। अब अगला पॉइंट आता है इसमें कि खेरा सत्याग्रह भी 1918 को हुआ था। तो पहले हुआ था अहमदाबाद, उसके बाद खेरा हुआ था। पहला असहयोग आंदोलन जो है सो से खेरा को बोला जाता है। पहला असहयोग आंदोलन, किस असहयोग मतलब जान रहे हैं ना आप लोग, जो कोई ऐसा काम जो है सो चल रहा है लेकिन हम उसमें आप सहयोग नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि जो कोई कर सरकार ने आरोपित किया है किसी भी मजदूर पे या खेरा के किसानों पे किया गया था, तो वो कर नहीं देना ही असहयोग कहलाता है। जरूरी नहीं कि 1920 का असहयोग आंदोलन 1920 में था कि पूरे भारत अब जो है सो ब्रिटिश शासन का असहयोग करेगा, मतलब सहयोग नहीं करेगा। तो लेकिन खेरा पहला असहयोग का जो प्रयोग हुआ था वो खेरा में ही हुआ था। तो आप देखिए पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह में। पहला भूख हड़ताल कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में। और पहला असहयोग
ये खेरा में हुआ था। खेरा जो है सो ये गुजरात का एक ज़िला है। कारण क्या था, तो सरकार द्वारा लगान छूट को समाप्त करना। किसानों की फसल नष्ट हो गया था और प्लस उस समय प्लेग आ गया था। देख रहे थे अहमदाबाद मिल मजदूर प्लेग बोनस मांग रहा था और उपज जो है सो वो 25% से कम गया था। उपज जितना होता था उसमें 25% से कम गया था। तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और खेरा में जो सहयोगी थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। इनके द्वारा ही गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। वल्लभ भाई पटेल थे, विट्ठल भाई पटेल थे और इंदुलाल याज्ञिक थे। ये अब इस नाम से आप आगे भी परिचित होते रहेंगे। वल्लभ भाई पटेल थे, विट्ठल भाई पटेल थे और इंदुलाल याज्ञिक थे। अब आते हैं, अब खेरा के बाद आता है गांधी जी के जो प्रयोग में आया था रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट 1919 का था। और इसका देखिए, अगर रोलेक्ट एक्ट नहीं देख के एग्जाम में आपको दे दे द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, मतलब क्या था? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। अगर ये दे दे आपको तो आप रोलेक्ट एक्ट जो है सो दिमाग में रहता है विद्यार्थी को रोलेक्ट एक्ट। लेकिन अगर दे दे कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, इसमें क्या था? तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून इसे कहा गया था। नियुक्ति हुई थी 1917 में सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में। अब एग्जामिनर क्या हो गया, थोड़ा सा चालाक हो गया, वो आपको दे देगा कि रोलेक्ट एक्ट जो है सो किसने लाया था, ये एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट या अराजक या क्रांतिकारी अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था, यह किसकी अध्यक्षता में ये नियुक्ति हुई थी? तो सिडनी रॉलेक्ट। चारों ऑप्शन के लास्ट में टाइटल रॉलेक्ट ही रहेगा। तो आप जो है सो सिडनी रॉलेक्ट दिमाग में रखिए कि सिडनी रॉलेक्ट के द्वारा जो है सो इसकी अध्यक्षता की गई थी। अब आते हैं इसमें, तो कार्य क्या था? आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ये योजना बनाया गया था। फरवरी 1919 में विधान परिषद में विधेयक पेश हुआ था। नाम क्या था? रोलेक्ट एक्ट। ये काला कानून, गांधी जी ने इसे रोलेक्ट काला कानून कहा था। 18 फरवरी, देखिए फरवरी, अब मॉडर्न हिस्ट्री के साथ क्या एक समस्या है कि आपको बड़े जो ईस्वी के साथ साथ छोटी डेट भी याद रखनी है। तो फरवरी 1919 में विधान परिषद में विधेयक पेश हुआ था और 18 मार्च 1919 को ये रोलेक्ट एक्ट पारित हो गया था। आप ये डेट एकदम कंफर्म याद रखिए कि 18 मार्च 1919 को जो है सो रोलेक्ट एक्ट पारित हो गया था। इसका उद्देश्य आप जान ही रहे, क्रांतिकारी गतिविधियों के नियंत्रण के लिए बिना मुकदमा चलाए ही जो है सो जेल में भेज देना था। अब आते हैं रोलेक्ट एक्ट का विरोध। तो रोलेक्ट एक्ट का विरोध शुरू हुआ। तो विरोध जो है सो केंद्रीय व्यवस्थापिका में इस्तीफा दे दिया गया। अब मान लीजिए कि जब विधान परिषद में जहाँ पेश हुआ था उसमें मोहम्मद मदन मोहन मालवीय, मजरूल हक और मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीन जो थे उस समय व्यवस्थापिका के ब्रिटिश इंडियन के मेंबर ऑफ काउंसिल के सदस्य थे। तो उसमें ये तीनों इस्तीफा दे दिए थे। और 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी द्वारा देशव्यापी विरोध सत्याग्रह सभा की स्थापना की गया था। अब देखिए, अब रोलेक्ट एक्ट का जो सबसे बड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो 9 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के कानून के तहत डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को पंजाब में मार्शल लॉ लागू करके गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में जो है सो जलियांवाला बाग में जो है सो पब्लिक जो है सो जमा हुआ था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 को ही हुआ है। पंजाब का स्थल कहाँ था? तो पंजाब में था। घटनाक्रम देखिएगा तो 10 अप्रैल 1919 को जो है सो क्या होता है, तो घटना विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस जाती है, पुलिस की गोलीबारी होती है, परिणाम भीड़ अनियंत्रित हो जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा होता है और जनरल डायर द्वारा बिना पूर्व सूचना की गोलीबारी कर दी जाती है। परिणाम क्या होता है, तो हजारों लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। अब देखिएगा इसमें कि जो जनरल डायर जो था उनको उधम सिंह द्वारा 1920 में माइकल ओ डायर को लंदन में हत्या किया गया था। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न एक हो जाएगा आपको। एक होता माइकल ओ डायर उस समय पंजाब के क्या थे, तो लेफ्टिनेंट थे माइकल ओ डायर, और जिन्हें गोली चलाया था वो भी, उनका भी नाम डायर थी था। तो जनरल डायर ओ डायर और ई डायर गोली चला रहा था। उसमें जो नेतृत्व कर रहा था ई डायर था और जिसने आदेश दिया था वो माइकल ओ डायर था। उधम सिंह द्वारा जो गोली मारा गया था तो माइकल ओ डायर को जिसने आदेश दिया था उनके द्वारा गोली मारा गया था लंदन में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है सो प्रतिक्रिया हो गया था, जानबूझकर की गई हत्या थी। अब देखिए ये पॉइंट सब आपको जो है सो लुसेंट में या अन्य किसी किताबों में नहीं मिलेगा। तो CF एंड्रूज इन्हीं का कथन था कि ये जानबूझकर की गई हत्या थी। नाइटहुड की उपाधि जो है सो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा समाप्त कर दी गई थी। अब जो है सो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से शंकरन नायर द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। अब पंजाब का लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि
देखिए कितने गलत काम इनको द्वारा किया जाता था और इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर का उपाधि दिया गया था। अब देखिए जो है सो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक समिति अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था, जिसे हंटर समिति के नाम से जाना जाता था। इसमें अध्यक्ष जो था वो लॉर्ड हंटर था और सदस्य में देखिएगा तो WF राइस, जॉर्ज वार्लो, CG रेनकिन और चिमनलाल सीतलवार हिंदू, देखिएगा तीन मतलब हिंदुस्तान के, जगत नारायण, सुल्तान अहमद खां और सरदार साहबजादा। तो चिमनलाल थे, जगत नारायण था और सरदार साहबजादा और सुल्तान अहमद खां, ये जो है सो हिंदू थे। और वार्लो, रेनकिन और WF राइस, ये सब राइस इसके नाम था, ये सब जो है सो अंग्रेज थे उसमें। अब आते हैं हम लोग अपना जो है सो अगला के तरफ, खिलाफत आंदोलन। अब अच्छा हो कि उसको क्विक रिवीजन आप रिवीजन करते जाइएगा, हर एक हम बता रहे हैं, और इसको बार बार 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको जो डेट्स भी हैं वो भी याद हो जाएंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 में ही हुआ था। भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की सुल्तान को इस्लाम का खलीफा माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया। कारण क्या हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच की स्थितियाँ थी। 1919 में पेरिस सम्मेलन में तुर्की का भी समझौता हुआ था, सेब्रो की संधि। तो पूछेगा कि तुर्की साम्राज्य का जो विघटन हुआ था और खलीफा के पद को किस संधि के द्वारा, तो सेब्रो की संधि, खलीफा शासन का अंत हो गया। तो ये सब देखिए पॉइंट, सेब्रो की संधि आप लोग नहीं जानकारी में होगा, तो सेब्रो की संधि से जो है सो तुर्की साम्राज्य का अंत हो गया था। अब भारतीय नेता कौन थे जो खिलाफत आंदोलन में थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों जो है भारतीय। सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी गठन हुआ था और सम्मेलन नवंबर 1919 में दिल्ली में हुआ था, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। देखिएगा सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ, सम्मेलन नवंबर 1919 में कहा हुआ, दिल्ली में हुआ, और इनकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किया था। और नेता में कौन कौन, तो मोहम्मद अली और शौकत अली जो खिलाफत नेता तो वो तो होंगे ही, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और अबुल कलाम आज़ाद, ये जो है सो 5 नेता, मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और अबुल कलाम आज़ाद 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाने का घोषणा किया था। जब नवंबर 1919 में दिल्ली में हुआ था, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन हुआ था, तो 31 अगस्त को 1920 को खिलाफत दिवस, तो याद रखिएगा ये छोटा डेट 31 अगस्त 1920 को। अब आते हैं हम लोग कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो है सो कौन सा नागपुर अधिवेशन होता है, जहाँ पे असहयोग आंदोलन प्रस्तावित किया जाता है, समझे बात को। और वर्ष 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त होता है। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में शुरू होता है और 1924 में समाप्त होता है, आप ये देखिएगा। और दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो है सो प्रस्ताव पारित होता है। एक देखिएगा गांधी जी का कथन है, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो पहले आप खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। जैसे अब मान लीजिए आप साफ़ सुथरा पहले आप अपने आसपास के खुद साफ़ सुथरा रहिए, खुद मतलब कचरा जो है सो मत फैलाइए, और फिर जाके देखिए कि बाहर के लोगों को आप ये ज्ञान दीजिए। तो गांधी जी खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अब आते हैं हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट गांधी जी का था, वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है सो 1920 से शुरू होता है और 1922 तक ये आंदोलन चलता है। अब इस आंदोलन में है कि कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, नागपुर में 1920 में हुआ था, लेकिन कलकत्ता कांग्रेस विशेष अधिवेशन में जो है सो ये प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव के जो सो लेखक और प्रस्तुतकर्ता कौन थे, गांधी जी थे। नागपुर जो है सो कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था और यहाँ पे प्रस्ताव के लेखक और प्रस्तुत हुआ था गांधी जी द्वारा कलकत्ता में। स्वशासन तथा स्वराज उद्देश्य, अगर आपको मतलब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि ये असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो स्वशासन और स्वराज दोनों था। प्रस्ताव का विरोध किया गया था CR दास और लाला लाजपत राय के द्वारा। शुरुआत में जो है सो प्रस्ताव का विरोध किसके द्वारा किया गया था, CR दास और लाला लाजपत राय के द्वारा। और देखिए यही होता है कि जो समय की बात है, इस समय प्रस्ताव का विरोध CR दास द्वारा किया गया था। और जब असहयोग को गांधी जी ने 1922 में जब चोरी हत्याकांड के कारण स्थगित कर दिया गया, तो उसका भी विरोध CR दास की कि स्थगित नहीं करना है। इसी स्थगन के कारण उन्होंने स्वराज पार्टी बना लिया था। तो ये देखिएगा कार्यकारिणी समिति, जब असहयोग आंदोलन की कार्यकारिणी समिति 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति था, कांग्रेस के रोजमर्रा कार्यों का ये संचालन करता था। असहयोग का जो है सो प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका भी छोटा डेट रखिए, 1 अगस्त 1920 को जो है सो प्रारंभ हुआ था और तिलक की मृत्यु भी इसी दिन हो गई थी। गांधी जी द्वारा उपाधियों को लौटा दिया गया था, केसर हिंद और बोअर पदक, दोनों को बोअर पदक भी जो है सो इन्हें मिला हुआ था, उनको भी लौटा दिया था। और ये तिलक की मृत्यु के बाद तिलक स्वराज फंड का गठन हुआ था।
तिलक स्वराज फंड का गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कार्य क्या था इसका? असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता देना। मात्र 6 महीने में 1 करोड़ की राशि जमा हो गई थी। अब समझिए कि 1921-20 का समय, जहाँ पे आप उससे कुछ दिन पहले आप कहीं पढ़े होंगे कि दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है सो 20 रुपये प्रति आय बताया गया था, 20 रुपये भारतीयों का आय बताया गया था, वहाँ 1 करोड़ की राशि 6 महीने में एकत्रित हो गया था। तो बड़ी बात होती है ये सब, तिलक स्वराज फंड। अब देखिए आंदोलन का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था, मद्रास में हुआ था, आंध्र प्रदेश, आंध्र के जो मोहाना क्षेत्र थे वहाँ हुआ था, गंटूर में हो गया था, मालाबार क्षेत्र में हुआ था, असम के क्षेत्र में भी ये बहुत व्यापक हुआ था, आंदोलन का प्रसार हुआ था। अब हम लोग आते हैं चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को हुआ, ये घटना घटी थी। और ये चौरी चौरा जो है सो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और प्रारंभ हुआ था किनके नेतृत्व में? तो ये देखिए भगवान अहीर के नेतृत्व में हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और ये पुलिस और स्थानीय लोगों का संघर्ष था। परिणाम क्या था? तो परिणाम हुआ तो पुलिस चौकी में आग लगा के 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। और इसकी घोषणा बारदोली में घोषणा हुई थी। क्यों घोषणा हुई बारदोली में? क्योंकि जब चौरा चौरी कांड हुआ था उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। तो वहीं से वो घोषणा करके इसको बंद कर दिया गया था। चौरा चौरी कांड था, गिरफ्तार हो गए। अब 22 फरवरी को ये हुआ घोषणा, और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, 10 मार्च 1922 को। और 18 मार्च 8 दिन में ही ट्रायल करके सबको गांधी जी को दोषी पाते 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। और ये लेकिन स्वास्थ्य कारणों के हवाला देते हुए फरवरी 1924 में ही इन्हें रिहा कर दिया गया था। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एक हिमालय जैसी भूल बताया। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन दे देगा कि किनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि ये चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल किसने बताया? और ऑप्शन में गांधी जी दे दे तो नहीं दिमाग जाएगा कि गांधी जी ऐसा बताए, गांधी जी शुरू किए और गांधी जी बताए। हाँ, वही बताया क्योंकि चौरी चौरा कांड एक हिंसात्मक ये रूप ले लिए थे। अब ठीक है, अन्य समकालीन आंदोलन भी हम लोग देख लेते हैं। तो झंडा सत्याग्रह जो है सो, झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था, नागपुर में हुआ था। बरसात सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, 1923 में हुआ था। गुरु का बाग सत्याग्रह पंजाब में हुआ था, 1922-23 में हुआ था। तारकेश्वर सत्याग्रह बंगाल में हुआ था, 1924 में हुआ था। और बाइकोम सत्याग्रह केरल में 1924-25 में हुआ था। तो ये सत्याग्रह सब याद रखने की जरूरत है, रिविजन बार बार। झंडा सत्याग्रह, बरसात, गुरु का बाग, तारकेश्वर और बाइकोम सत्याग्रह, तो ये सत्याग्रह सब भी जो है सो रिविजन करते रहना है। अब हम लोग आते हैं जो अब यहाँ से असहयोग तो उनका पहला था। गांधी जी जेल चले गए और जब जेल से वो बाहर आए थे तो उन्होंने फिर से एक रिफॉर्म मोड में जो है सो उन्होंने शुरू किया। तो शुरुआत हम लोग आते हैं कि गांधी का द्वितीय जो चरण हम लोग बोलते हैं वो साइमन आयोग, नेहरू रिपोर्ट और लाहौर अधिवेशन। ये देखिए तीनों, यहाँ से द्वितीय जो है गांधीवादी चरण शुरू होता है। साइमन आयोग का गठन जो है तो घोषणा हुआ था 8 नवंबर 1927 को। छोटा डेट भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसी कारण हम डेट पे फोकस करते हैं, 8 नवंबर 1927 को। और किनके द्वारा नियुक्त किया गया था ये? तो नियुक्ति बर्केनहेड के द्वारा, भारत सचिव था। तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा या नियुक्ति किनके द्वारा किया गया था? बर्केनहेड के द्वारा किया गया था। और उनके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो सर जॉन साइमन को बनाया गया था। इनका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था ये था जो भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रगति की जांच करना। अब आइए, तो साइमन कमीशन का गठन तो हो गया, उद्देश्य भी आप देख लिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 में जो उसका ये अवलोकन करना, ये इनका जो है सो ये था। अब भारत की प्रक्रिया क्या थी साइमन कमीशन के बारे में? तो ये इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि श्वेत कमीशन एक भी भारतीय नहीं था, इसी कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। 27 दिसंबर 1927 कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में होता है, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक घोषणा किया जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध करना भाई सबको, और विरोध ही नहीं पूर्ण बहिष्कार करना है। बात को समझ रहे हैं? उन लोग का घोषणा। तो साइमन का आगमन कब हो जाता है? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को कहाँ? मुंबई पहुँचता है। तो ये भाई ये क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस भारतीय शहर में पहुँचता है? तो मुंबई में पहुँचता है। कब पहुँचता है? 3 फरवरी को। और भारतीयों का जो है सो भारतीयों का विरोध शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग आगे। अब आते हैं कि जो देखिएगा कि जो 7 सदस्य थे, एक बार हम लोग देख लेते हैं, तो इसी कारण जो है सो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं हो इसमें। तो सदस्य कौन कौन थे? क्लीमेंट एटली, देख रहे हैं,
ये क्वेश्चन क्या लाजवाब बनेगा आपका, एग्जामिनर अगर चाहे तो। साइमन कमीशन का कौन सदस्य था जो बाद में जाके इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बना है इंग्लैंड का ना। तो साइमन कमीशन का एक सदस्य क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉबसन, एडवर्ड केडेगन, हॉर्टसॉन, जॉन लेन फॉक्स, डोनाल्ड हार्वर्ड, ये 6 हो गए। और एक कौन हो गया? सर जॉन साइमन। देख रहे क्वेश्चन? तो ये आप क्लीमेंट एटली याद ही रखिएगा, क्योंकि यही छाटने के लिए देगा आपको। हाँ, दे देगा कि इनमें कौन भारतीय साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था, तो क्लीमेंट एटली दे देगा। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, इसे नहीं मारते हैं, लेकिन कौन था? क्लीमेंट एटली था, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगला जो पॉइंट है वो है नेहरू रिपोर्ट 1928। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट का भी जो है सो साइमन कमीशन के ही विरोध में, जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो बोला बर्किनहेड के द्वारा ही चुनौती दी गई कि भारतीयों को संविधान निर्माण करने की शक्ति है। तो ये चुनौती किनके द्वारा दी गई? बर्किनहेड के द्वारा ही चुनौती दी गई। इसी चुनौती के उपलक्ष्य में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। भारतीयों ने चुनौती को स्वीकार किया। देखिए, भारतीय संविधान निर्माण की स्वीकार किया गया और सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ? तो दिल्ली में। तो साइमन कमीशन के विरोध में सर्वदलीय सम्मेलन कहाँ बनाया गया, कहाँ बुलाया गया? दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी द्वारा किया गया था और एक कमेटी का गठन किया गया वहाँ पे। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे और यही नेहरू रिपोर्ट है, कोई दूसरा नहीं है। अब आइए, नेहरू रिपोर्ट में नेहरू तो अध्यक्ष थे और सब सदस्य के बारे में कभी जाने हैं? नहीं जाने हैं। तो 2 मुसलमान सदस्य थे, अली इमाम और शोएब कुरैशी। हिंदू महासभा के 2, M.S. अने और जायकर। मंगल सिंह सिख, तेज बहादुर सप्रू लिबरल नेता, N.M. जोशी लेबर पार्टी के नेता, G.R. प्रधान ये गैर ब्राह्मण थे और सुभाष चंद्र बोस एक कांग्रेसी नेता। तो आप देख लीजिए कि जो पूरे भारतीय के को समाहित करने का कोशिश किया गया। अगर आप कभी एग्जाम में भूलते हैं तो क्विक रिवीजन ये है, आप रिवीजन करिए इसको तुरंत। मुसलमान में अली इमाम कुरैशी, हिंदू महासभा से अने और जायकर, सिख से मंगल सिंह, लिबरल पार्टी तेज बहादुर सप्रू, लेबर पार्टी N.M. जोशी और गैर ब्राह्मण G.R. प्रधान और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी नेता थे। यहाँ तक हो गया आपको। रिपोर्ट जो है सो प्रस्तुत किया गया 28 अगस्त 1928 को, जिसमें 11 प्रमुख मांगे थी। समझे बात को? नेहरू समिति, नेहरू रिपोर्ट, यही जो नेहरू का मोतीलाल नेहरू का था, उसे सर्व सम्मेलन लखनऊ में जो है सो ये बनाया गया था। लखनऊ में जो है इसे सर्व सम्मेलन में पेश किया गया था और 11 मांगे थी। कितनी मांगे थी? 11 मांग थी। कब पेश किया गया? तो 28 अक्टूबर 1928 को। ये डेट याद रखिएगा, 28 अगस्त 1928 को। और कब सब सम्मेलन बना के कमेटी बनाया गया था? 28 फरवरी 1928 को। देख रहे हैं, फरवरी 28 फरवरी का लास्ट 28 फरवरी और अगस्त 28, याद रखिएगा। वर्ष 1928, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। मुस्लिम लीग भी जो है सो एक 14 मांगे प्रस्तुत की। मुस्लिम नेता में अली जिन्ना थे, मोहम्मद शफी थे, आगा खां थे। इनके द्वारा भी जो है सो ये नेहरू रिपोर्ट के तर्ज पे ही एक रिपोर्ट पेश किया गया था, बनाया गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। अधिवेशन लाहौर में होता है और अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। प्रमुख मांगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। नेहरू का कथन था, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब देखिए, ये एक कथन है कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। तो ये मांगे नेहरू जी द्वारा रखा गया था, पूर्ण स्वतंत्रता या स्वाधीनता। अगर ये आपको पूछे कि किस अधिवेशन में किया गया था, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की घोषणा है। ये भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया था इसमें। 26 फरवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था, मनाने का निर्णय लिया गया। 26 फरवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का, 26 फरवरी नहीं है, 26 जनवरी है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। गांधी जी की 11 सूत्री मांग 31 जनवरी 1930 को प्रस्तुत हुआ था। प्रस्ताव कांग्रेस की विशेष अधिवेशन साबरमती में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने को लेकर था। गांधी युग का यहाँ से ये सब इतना काम होने के बाद गांधी जी दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा चरण शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी 11 सूत्री मांग, यहाँ पे जो 11 सूत्री मांग था कब होता है? 31 जनवरी 1930 को आता है। अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार कर लिया जाता है।
और इसी प्रतिक्रिया में नमक कानून या डांडी मार्च प्रारंभ किया जाता है। गांधी जी 11 सूत्री मांग रखते हैं, अंग्रेज इनकार कर देते हैं, अंग्रेज इनकार कर देते हैं। इसी कारण जो है सो क्या होता है, तो अंग्रेज इनकार कर देते, इसी कारण जो है सो नमक कानून या डांडी मार्च प्रारंभ किया जाता है। डांडी मार्च कब प्रारंभ किया जाता है, तो 12 मार्च को प्रारंभ होता है। यहाँ देखिएगा, डांडी मार्च 1930 में होता है, 12 मार्च को गांधी जी के सहयोग से साबरमती आश्रम से। अब गांधी जी समर्थ कितने अनुयायी के साथ, 78 अनुयायियों के साथ। तो आप देखिएगा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि गांधी जी लगा के कितने थे, तो गांधी जी के इतने अनुयायी थे तो गांधी जी एक अलग हो गए ना, 79 हो गए। 24 दिन में कितनी दूरी, तो देखिए मील किलोमीटर दोनों याद रखिएगा, 241 मील और 375 किलोमीटर। मार्च का डांडी आगमन 5 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँचे थे और नमक कानून का विरोध 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ होकर प्रसार संपूर्ण देश में हुआ था। अब हर एक क्षेत्र में जो है सो ये फैल गया और नमक कानून के तर्ज पे ही वहाँ भी जो है सो आंदोलन शुरू हो गया था। तो हम लोग कुछ यहाँ पे देखते हैं क्षेत्र। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, और बादशाह खान लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता थे। मणिपुर में रानी गौडेन्यू, पढ़िएगा आप इसका नाम। तमिलनाडु के तंजौर तट पे राजगोपालाचारी, तिरुचिरापल्ली से ये वेदारण्यम तक गए थे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से कहाँ तक, तो तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक। आंध्र प्रदेश महिलाओं का समूह था। ओडिशा में गोपी बंधु चौधरी द्वारा किया गया था। केरल में केलपन द्वारा किया गया था। तो ये आपका देखिए, यहाँ पे आप खान अब्दुल गफ्फार खान जान रहे होंगे, मणिपुर के रानी गौडल्ली नहीं जान रहे होंगे, तमिलनाडु का राजगोपाली जान रहे होंगे, और ओडिशा में गोपी बंधु द्वारा किया गया था, और केरल में कलपन्नन के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। ये सब नहीं जान रहे, तो ये शॉर्ट नोट्स आपका क्विक रिवीजन गांधी जी का हर एक चीज़ को पूरा कंप्लीट कराएगा। सुभाष चंद्र बोस ने डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया था और मुसोलिनी के रोम मार्च से भी किया गया था। तो अब देखिए क्वेश्चन, नेपोलियन के पेरिस मार्च से भी किया गया था और मुसोलिनी की भी रोम मार्च से किया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो ये सब थोड़ा थोड़ा। नमक सत्याग्रह का केंद्र जो है ये कौन था, तो धरासना था, जो गुजरात में पड़ता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून सत्याग्रह संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, तो गांधी जी की जो गिरफ्तारी हो गई थी इसमें 4 मई 1930 को हो गया था और यरवदा जेल भेज दिया गया था। जो पहला पॉइंट सविनय अवज्ञा से है, तो 4 मई को जो है गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी और यरवदा जेल इन्हें भेज दिया गया था। अंग्रेज और आंदोलनकारियों की भिड़ंत हो गई, कहाँ, तो धरासना में। भारतीय नेता सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल गांधी जी के पुत्र थे। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी मतलब ये हो जाए कि गांधी जी के कौन से पुत्र उनके साथ शामिल थे, तो मनीलाल शामिल थे इसमें जब वो गए थे। तो ये आप देखिएगा। पूर्वी भारत में चौकीदारी करना देने का बिहार में, अपने बिहार में है सो चौकीदारी कर जो है सो, नमक तो समुद्र तो था नहीं जो हम लोग नमक कानून तोड़ते हैं, तो पूर्वी भारत में है सो चौकीदारी कर का ये चलाया गया था। बंगाल में यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया था। तो यूनियन बोर्ड आपको पूछेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किस क्षेत्र में यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन था, बंगाल में। अब आते हैं बेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार थे। कहाँ के थे, अमेरिकी पत्रकार थे, और धरासना में जो जितने भी ये कांड हुए थे उनके ये वर्णन किए थे। भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा था, धरासना जैसा जो आंदोलन था वो कहीं नहीं देखा था, बेब मिलर। तो गांधी जी का जो दांडी यात्रा के साथ जो पत्रकार था वो ब्रिटिश नहीं, अमेरिकी पत्रकार था, बेब मिलर था। आंदोलन का दमन हो गया, 90,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार हो गए और कांग्रेस गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। तो कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित करके जो है सो हो गया था। अब आता है गांधी जी को यरवदा जेल में भेज दिया गया। तो अब क्या था, अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होना था। आयोजन कहा, तो आयोजन जो होता नवंबर 1930 में स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में था। अध्यक्षता उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था और ब्रिटिश साम्राज्य के जो राजा थे वो जॉर्ज पंचम थे। 12 जनवरी 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये चला था। इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कर दी गई। निर्वाचक मंडल की पृथक निर्वाचन इसमें मांग किया गया। पृथक निर्वाचन की मांग दलित वर्गों के लिए अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो दलित अंबेडकर ही ऐसे थे जो तीनों में भाग लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। अंबेडकर द्वारा जो है पृथक निर्वाचन की मांग कर दिया गया दलितों के लिए। मुसलमान के द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। अब देखिए, निर्वाचन की मांग, पृथक निर्वाचन और पृथक निर्वाचन मंडल दोनों अलग अलग है, तो अब कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन में पूछ दे कि पृथक निर्वाचन की मांग किनके द्वारा, तो मुस्लिम लीग मत मारिएगा। निर्वाचन मंडल की पूछ दे तो मुस्लिम लीग मारना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं किया तो ये क्या हो गया, असफल हो गया। परिणाम बिना किसी सार्थक परिणाम के ये स्थगित हो गया, असफल हो गया।
अब देखिए, तो इसमें अब जो है सो भाग कौन कौन लिया था, तो सम्मेलन के कारण जो क्या था, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। सम्मिलित कितने, 89 सम्मिलित प्रतिनिधि कितने थे, ब्रिटिश भारत से 57 थे, देसी रियासत से 16 थे और ब्रिटिश राजनीतिक दल से भी 16 थे। तो कुल टोटल भारतीय प्रतिनिधि 89 वहाँ गए थे, ये भी देख लीजिएगा। अब आता है कि जो गांधी, जब कांग्रेस जो है सो भाग नहीं लिया, तो उस समय के जो वायसराय, यहाँ के वायसराय थे, गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। दिल्ली समझौता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और भारतीय मध्यस्थता नेता में गांधी जी थे, तेज बहादुर सप्रू, जायकर और श्रीनिवास शास्त्री। तो शास्त्री जी का नाम आप लोग पहली बार सुने होंगे। तेज बहादुर सप्रू और जायकर तो जान रहे होंगे, श्रीनिवास शास्त्री जी भी थे। सभी राजनीतिक कैदियों की, अब गांधी जी समझौते की शर्तें क्या क्या थीं, क्या क्या ये मांगा गया था, देखिए। सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, नमक कानून में जो 90,000 कैदी को पकड़ा गया था उन सभी की रिहाई, बस हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त। अब यही एक टर्म आ जाता है जो गांधी जी को उस समय बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। गांधी जी अगर चाहते तो इस समय में भगत सिंह जैसे हमारे क्रांतिकारी नेताओं को जेल में थे, उन्हें छुड़वा के या माफ़ी, ये क्या बोलते हैं उसको, फांसी की सज़ा से, अब फांसी की सज़ा से माफ़ी, फांसी की सज़ा, जब भगत सिंह जब असेंबली में बम फेंके थे तो बम फेंकने में गिरफ्तार हुए और सौंदर्य हत्याकांड में उनको फांसी हुआ। षड्यंत्र में ये शामिल थे नहीं, षड्यंत्र में शामिल किए गए थे। तो ये सब समझौते के शर्त में महात्मा गांधी जो है सो भगत सिंह को, हमारे जैसे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को जो है सो छुड़वा सकते थे, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त ये कर दिए। जब संपत्ति की वापसी, जितनी संपत्तियां जब्त हुई उनकी वापसी, जुर्माने की वसूली को स्थगित कर देना, नमक तैयार करने की अनुमति देना तटीय क्षेत्र में, आपातकालीन अध्यादेशों की वापसी करना, गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की सहमति देना। तो शर्त देख लिया आपको। गांधी इरविन समझौता तो अभी तक आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ, लेकिन शर्तें क्या क्या थी वो भी आप देख लिए। अब क्या था, तो इसी गांधी का कथन क्या था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। ये 1931 के ही अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन 1931 का हुआ था और ये कराची में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर मौलिक अधिकार और कर्तव्यों पर इसका लाला लाजपत राय इनकी अध्यक्षता किए थे, लाला लाजपत राय किए थे या वल्लभ भाई पटेल किए थे, देख लीजिएगा, हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। हमको लगता है वल्लभ भाई पटेल किए थे। 1931 में कराची में हुआ था कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, मौलिक अधिकार और कर्तव्य का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था 1931 में। और इसी 1931 में ही महात्मा गांधी अधिवेशन में बोलते हैं कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। किस अधिवेशन में, तो 1931 के कराची अधिवेशन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को होता है और 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। वही कहाँ होता है, तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में होता है और इसमें जो है सो कांग्रेस जो है सो हिस्सा लेता है, ठीक है। और लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो वायसराय कौन हो जाते हैं भारत के, वो हो जाते हैं वेलिंगटन, इरविन हट जाते हैं। और भारतीय मंत्री कौन है, सैमुअल हॉक। देखिए यही सब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा देगा। सैमुअल हॉक था। प्रतिभागी प्रतिनिधि 31 प्रतिनिधि जो है सो भाग गए थे। कांग्रेस प्रतिनिधि में गांधी जी थे और जिस जहाज़ से ये गए थे वो SS राजपुताना जहाज़ था गांधी जी के साथ। और जो गए थे वो महिला प्रतिनिधि में सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट गए थे। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल की तरफ से गए थे। जिन्ना अली इमाम और इकबाल मुस्लिम लीग से गए थे और डॉक्टर अंबेडकर गए थे। दलित का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर गए थे। सम्मेलन में प्रतिरोध के मुद्दे क्या क्या थे, तो पृथक निर्वाचन की मांग जो मुस्लिम और दलित के द्वारा किया गया था, ये जो था प्रतिरोध का मुद्दा था। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा गया, किनके द्वारा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा। यही सम्मेलन में हो गया। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर 1932, वहाँ से आए, सहमति नहीं हुआ। 1932 में गांधी जी द्वारा 1 जनवरी 1932 को द्वितीय जो है सो सविनय अवज्ञा शुरू हो गया। अब इसमें संगठन में कांग्रेसी नेता कौन कौन थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस को पुनः जो है सो गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और कांग्रेस की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। सांप्रदायिक निर्णय का वर्ष 1932 को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932 को मैकडॉनल्ड द्वारा किया जाता है, जिसे गांधी जी द्वारा इसी प्रतिक्रिया के कारण आमरण अनशन पर जो है सो गांधी जी बैठ जाते हैं। और ये आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 से शुरू होता है। अब देखिएगा कि जो 24 सितंबर को समझौता होता है, नर्मदा जल पुणे में ही आमरण अनशन होता है। 4 दिन बाद
जब समझौता होता है किनके द्वारा, अम्बेडकर और गांधी जी में, तब जाके जो है ये घोषणा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक घोषणा जो होता है, मैकडॉनल्ड घोषणा जिसे बोला जाता है, 16 अगस्त 1932, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। कांग्रेस का अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक जो है सो 1934 में पटना में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का औपचारिक स्थगन यहाँ पे किया गया था, पटना में ही किया गया था। ये क्वेश्चन बिहार के एग्जामों में आ सकता है। पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू हुआ था मुसलमान के लिए, भारतीय ईसाई के लिए, यूरोपियों के लिए, एंग्लो इंडियन, सिख और हरिजनों पर भी लागू हुआ था। ये जो घोषणा हुआ था पृथक निर्वाचन का, ये किन पे था, इतने आदमी पे, इतने समुदाय पे, मुसलमान पे, ईसाई पे, यूरोपियन पे, एंग्लो इंडियन पे, सिख पे और हरिजन पे। पूना समझौता होता है 26 सितंबर 1932 को, 26 को, हम 24 बोल देते हैं, 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर के तहत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की समाप्ति हो जाती है और वर्ष 1927 में समान सैनिक दल की स्थापना अंबेडकर के द्वारा, वर्ष 1970 समता सैनिक दल, तो वर्ष समता सैनिक दल की स्थापना 1927 में अंबेडकर के द्वारा किया जाता है। सुरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि कर गया, 71 के बदले 148 सीटें आरक्षित की गई। देखिए ये कहीं कहीं आपको 147 मिलता है, लेकिन 148 147 आपको जो एग्जाम में आए वो हमारी एक ऑथेंटिक बुक पढ़िए, हम नहीं बोलेंगे कि कोई डाटा वेरिएशन करता है। अब अगला जो पॉइंट आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, वो 17 नवंबर 1932 को होता है, लंदन में ही होता है। इसमें 46 प्रतिनिधि भाग लेते हैं और कांग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार किया जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले एकमात्र भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अब आता है श्वेत पत्र की जांच समिति का गठन लॉर्ड लिलिटगो की अध्यक्षता में किया जाता है। दिसंबर 1934 में सैमुअल होर द्वारा भारत शासन विधेयक पेश किया जाता है ब्रिटिश संसद में। सहमति होता है 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में ये पेश होता है। तो भारत शासन अधिनियम जब 1935 आया था उसी का है कि जो लिलिटगो द्वारा ये श्वेत पत्र के जांच के रूप में एक समिति का गठन होता है। लिलिटगो उसके अध्यक्ष होते हैं। सैमुअल होर जो है सो उस समय ये थे ब्रिटिश भारतीय सचिव थे जो इन्हें पेश करता है ब्रिटिश संसद में, और 3 अगस्त को ब्रिटिश सम्राट द्वारा इसे घोषित कर दिया जाता है। अब आते हैं हम लोग 24 सितंबर 1932 को श्वेत पत्र जारी होता है, जारी करके इसे जो है सो किसे समाप्त कर दिया जाता है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934, स्थापना 1934 में बम्बई में होता है। संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया। अध्यक्ष इसमें आचार्य नरेंद्र देव थे, महासचिव जयप्रकाश नारायण, और समाजवादी विचार का ये सब ये जो जितने थे ये समाजवादी विचार के प्रचारक थे। ये सब आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पट्टवर्धन और नरेंद्र देव ये सब शामिल थे। अब आते हैं कि जो अन्य वामपंथी और समाजवादी दल, उस समय बिहार समाजवादी दल 1931 में इसका स्थापना होता है जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा द्वारा। पंजाब समाजवादी दल 1933 में गठन होता है प्रोफेसर ब्रिजलाल के द्वारा। भारतीय बोल्शेविक पार्टी 1939 बंगाल में मजूमदार द्वारा। द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 बंगाल में एम.एन. राय द्वारा। बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी 1941 में इंद्रसेन अजीत राय भी थे। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1924 कलकत्ता में सोमेंद्र नाथ टैगोर। ये सब पार्टियां हैं। अब कभी कोई एग्जाम में आता है, कोई एग्जाम में उतना ज़्यादा इसको सीरियस लेकिन नहीं, लेकिन एक बार रीडिंग डाल देना है। कांग्रेस मंत्रिमंडल, जब प्रांतीय चुनाव 1937 में होता है, चुनाव 11 प्रांत में होता है। मद्रास में, मध्य प्रांत में, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बम्बई, असम, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध। चुनाव संपन्न हो जाता है फरवरी 1937 में। कांग्रेस को सफलता मिलती है इसमें। कांग्रेसी सरकार जो है सो जुलाई 1937 में जो है सो कांग्रेसी सरकार कहाँ बनता है? तो मद्रास में, संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत में, बिहार में, उड़ीसा में, बम्बई में, असम में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। पंजाब जो बच गया उसमें यूनिस्ट पार्टी का सरकार बनता है और मुस्लिम लीग द्वारा सरकार गठित किया जाता है। और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग द्वारा, तो 2 प्रांत पंजाब और बंगाल। पंजाब में मुस्लिम लीग समझौता करता है यूनिस्ट पार्टी से, और बंगाल में जो है सो मुस्लिम लीग समझौता करता है कृषक प्रजा पार्टी से। सिंध में यूनाइटेड पार्टी, और तीसरा पंजाब, बंगाल और सिंध में यूनाइटेड पार्टी का गठन सरकार बनता है। तो अब तो कांग्रेस का जान रहे कहाँ का सरकार बन रहा है। पंजाब में किनका था? मुस्लिम लीग का, यूनिस्ट पार्टी का। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, मुस्लिम लीग के, और सिंध में यूनाइटेड पार्टी का सरकार बनता है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो है सो कार्यकाल जो होता है वो एग्जाम में डायरेक्ट होता है कितने महीने का था? तो 28 महीने का इसका कार्यकाल होता है। प्रांत के प्रमुख को मुख्यमंत्री कहा जाता था। 1938 में भारतीय योजना समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था।
अब आते हैं हम लोग कांग्रेस का त्रिपुरी संकट वर्ष 1939 में आता है। त्रिपुरी अब देखिए ये बीपीएससी में पूछ दिया, एग्जाम में पूछा था। 1939 त्रिपुरी में होता है, 38 हरिपुरा में होता है। तो 1938 कांग्रेस का अधिवेशन में हरिपुरा में जो है सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1939 अधिवेशन में का स्थान त्रिपुरी है। सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष चुने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा जाता है। और बाद में जब इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है तो राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया जाता है 3 मई 1939 को। डेट देखिए, कहीं कहीं 1 मई देता है, लिहाजा 3 मई 1939 को शॉर्ट डेट देखिए 3 मई। सुभाष चंद्र बोस उद्देश्य स्वतंत्रता के लिए जन जागृति शुरू करना था। अध्यक्ष पद को लेकर गतिरोध क्यों हो जाता है? तो गांधी जी का जो है सीतारमैया की हार नहीं बल्कि ये मेरी हार है, ये स्टेटमेंट एक जारी किया जाता है। गांधी जी कांग्रेस की तरफ से मतलब 2 खड़े थे, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी सपोर्ट किए थे, लेकिन तभी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो गांधी जी का एक बयान होता है कि ये सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। इसी कारण जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा दे देते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग जो है कुछ भारत छोड़ो आंदोलन का देखेंगे, जिक्र करेंगे। इसमें यहीं तक ये वीडियो लंबा नहीं हो जाए, 45 मिनट का हो चुका है। आप लेकिन इसे 2-3 बार रिवीजन करते रहें। और धन्यवाद।